तो आजकल मार्केट ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है एंड निफ्टी भी ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है। निफ्टी 25,000 के ऊपर जा चुका है। तो आज के डेट में जब मार्केट ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है, सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, तो आप कौन से स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है एंड आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करके दे, ऐसे स्टॉक्स आप कैसे ढूंढें एंड किस सेक्टर एंड किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी कहाँ लाई करती है? तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है आज के डेट में वो थोड़ी अंडर वैल्यूड है बाकी सारे स्टॉक्स से, जैसे पावर, रेलवे एंड अदर पीएसयूज के कंपैरिजन में। जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है अभी भी वहाँ पे बहुत सारा वैल्यू लाई करता है। जैसे आप देखोगे लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस में, तो HDFC लास्ट 1 ईयर में 1% का रिटर्न दिया है, कोटक 0% to 1% का रिटर्न दिया है, IDFC फर्स्ट बैंक -21% का रिटर्न दिया है एंड इंडसइंड बैंक भी 0% का रिटर्न दिया है। तो अब ये सब प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स को देखोगे तो ये लास्ट कुछ समय में इतना रिटर्न्स नहीं दिए एंड ये ज़रूरी नहीं है कि ये आगे भी ऐसा रिटर्न दे। तो जो पूरा बैंकिंग स्पेस है ये इतने करेक्ट क्यों हुए, या बाकी सारे स्टॉक्स इतना अच्छा आउट परफॉर्म करे, ये सब स्टॉक्स इतना आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? इसका मेन रीज़न ये है जो बैंक डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम हुआ है एंड जो लोन ग्रोथ है वो तो बढ़ रहा है, मतलब जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, बट बैंक के पास डिपॉजिट ही नहीं आ रहा है। तो जो बैंक्स है वो जब लोन देंगे तो उनको और हायर इंटरेस्ट में मार्केट से बोरो करना पड़ेगा लोन देने के लिए, क्योंकि इनका जो डिपॉजिट है, जैसे जो करंट अकाउंट में उनको 0% का इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड सेविंग अकाउंट में 5 to 6% का बस इंटरेस्ट देना पड़ता है, वहीं पे वो बोरो करेंगे तो उनको थोड़े हायर इंटरेस्ट में बोरो करना पड़ेगा, जिससे उनका रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कम होगा। तो इसलिए आप देखोगे कि जो ये सब बैंकिंग स्टॉक्स है ये लास्ट कुछ समय में अंडर परफॉर्म करे हैं। जैसे आप देखोगे तो जो निफ्टी का पी है एंड बैंक निफ्टी का पी को देखोगे 2021 से, जो निफ्टी 50 का पी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के पी को, एंड बैंक निफ्टी का पी इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ विचार विद भावेश। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेस्ट बैंक स्टॉक टू इन्वेस्ट। आपको कोई भी अच्छे बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले बैंक्स का फंडामेंटल वैल्यूशन एंड बैंक में ग्रोथ है कि नहीं ये देखना चाहिए। तो जो बैंक के फंडामेंटल्स है, तो फंडामेंटल में आपको क्या क्या देखना चाहिए? तो आपको फंडामेंटल में रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो बैंक मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसमें कितना रिटर्न कमा रहा है। लाइक जो HDFC है वो आज की डेट में 15% का रिटर्न कमाता है ईयर ऑन ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। फिर रिटर्न ऑन एसेट, तो रिटर्न ऑन एसेट मतलब जो बैंक है वो जो कस्टमर से पैसा ले रहा है एंड जो वो पूरे गांव दुनिया से जो पैसा लेके आ रहा है वो उसमें कितना रिटर्न कमा पा रहा है। लाइक इसमें जो बैंक्स है वो जनरली जो 2% या 1.5% का रिटर्न ऑन एसेट करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड आपको कोई भी बैंक का वैल्यूशन देखना है तो आप उसमें प्राइस टू बुक देख सकते हो, मतलब जो बैंक है वो एक अपने बुक वैल्यू के कितने टाइम्स में ट्रेड हो रहा है। तो इसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि बैंक कितने टाइम लेवरेज कर चुका है। तो ये देखने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कोई बैंक है जिसका ROE 15% है एंड उसका ROA फॉर एग्जांपल 2%, तो बैंक अपने आप को 7.5 टाइम्स का लेवरेज कर चुका है। फॉर एग्जांपल जो SBI है उसका ROE 17% का है एंड उसका प्राइस टू बुक 1.10% का है, मतलब वो करीबन अपने आप को 14-15 टाइम्स लेवरेज कर चुका है। ये बाकी प्राइवेट स्टॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि SBI को ऐसा कोई टेंशन नहीं कि उसमें कल के डेट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है इतना लेवरेज लेके, क्योंकि SBI आप सभी को पता है इंडिया की सॉवरेन बैंक है, इसलिए SBI को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। बट जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको एक लिमिटेड लेवरेज ही वो कर सकते हैं, वो 14-15 टाइम्स का लेवरेज नहीं कर सकते हैं। एंड जो ग्रोथ है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक 20% का ग्रोथ कर रही है वो बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि बैंक्स को ग्रोथ करने के लिए कोई टेंशन नहीं है। बैंक्स चाहे तो कल के डेट में 30-40% का भी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि आप किसी को भी पैसा दोगे वो पैसा तो ले ही लेगा। बट जो बैंक सस्टेनेबल 50-20-25% का ग्रोथ करे एंड उसमें जो NPA उसका अच्छा रहे, फॉर एग्जाम्पल वो 20% का ग्रोथ कर रही है एंड उसका NPA बिलो 1 है, तो वो सब बैंक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ग्रोथ भी कर रही है एंड उनको कोई NPA भी नहीं आ रहा है। तो वो जिनको लोन दे रहे हैं उनसे उनको पूरा लोन का रिटर्न आ रहा है। तो आप जो स्टार्टिंग से इंतजार कर रहे थे बेस्ट बैंक ये कौन सा होगा बेस्ट बैंक, तो वो है इंडसइंड बैंक, क्योंकि आपको मैंने जो सारी चीज़ें बताई
लाइक फंडामेंटल्स, वैल्यूशन एंड ग्रोथ। तो जो इंडसइंड बैंक है वो ये तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो इसका ROE 15% है एंड ROA इसका 1.8% है एंड ये जो लोन ग्रोथ है ये 15% इस साल करी है। तो जो इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट है उनका गाइडेंस है कि हम ईयर ऑन ईयर 18 to 21% का लोन बुक ग्रोथ करेंगे। एंड इंडसइंड बैंक की एक और ख़ास बात है, ये मोर देन 20% इनका लोन बुक जो है वो व्हीकल फाइनेंस से आता है। तो जैसे जो इंडसइंड बैंक के उसके वन ऑफ द प्रमोटर्स हिंदुजा ग्रुप है। तो इंडसइंड बैंक चालू कैसे हुई हम पहले ये डिस्कस करते हैं। तो हिंदुजा ग्रुप की एक और कंपनी थी अशोक लीलैंड। तो जो अशोक लीलैंड का ट्रक था उसको फाइनेंस करता था इंडसइंड बैंक एंड इसको फिर 1994 में लाइक इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू गेट लाइसेंस थ्रू RBI। एंड पर आज के डेट में भी जो इंडसइंड बैंक है उसका मेन बिजनेस है व्हीकल फाइनेंस। ये मोर देन 20% व्हीकल फाइनेंस करते हैं। व्हीकल फाइनेंस में एक खास बात है क्योंकि जब जो भी बैंक फाइनेंस करती है तो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है व्हीकल फाइनेंस में वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो व्हीकल फाइनेंस रहता है वो जनरली 10 से 16% के बीच में फाइनेंस होता है। लाइक जो बैंक्स फॉर लाइक HDFC एंड जो अभी IPO आया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो ये सब जो बैंक्स है ये लाइक 8 to 10% से ऊपर का लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है उसमें जनरली लो इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है। बट व्हीकल फाइनेंस 10 to 16% में फाइनेंस होता है, जिसमें इंडसइंड बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई बना सकती है। एंड इसके और भी जो लोन बिजनेसेस है वो बाकी बैंकों से अलग है। बट जब भी ये जो बैंक है इनका जो NPA है वो बिलो 1 है, क्योंकि ये सब जो लोन्स है ये हाई रिस्की बिजनेसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी बैंक होम फाइनेंस करते हैं उनके जो कस्टमर है वो कैसे भी रिपेमेंट करेंगे, क्योंकि उसके पीछे वो खुद का घर लिए हैं। तो जनरली होम फाइनेंस में जो NPAs रहते हैं वो कम ही रहते हैं एंड NPA हुआ भी तो जो बैंक है वो घर बेच के अपने पैसे को रिकवर कर लेगी। बट इन अदर लोन्स लाइक व्हीकल फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस, ये सब जो फाइनेंस होता है जनरली इसमें हाई NPA रहता है। बट इंडसइंड बैंक का NPA लेस देन 1 है। लाइक एक फन फैक्ट, इंडिया में 2 ही फाइनेंस या बैंक कंपनीज है जिनको कोई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ओन करती है। एक है इंडसइंड बैंक, एक है बजाज फाइनेंस। एंड दोनों का स्टार्टिंग लगभग सेम ही हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया इंडसइंड बैंक पहले ट्रक फाइनेंस करती थी अशोक लीलैंड का, वैसे ही जो बजाज फाइनेंस था वो पहले उनकी जो स्कूटर थी, जो उनकी बाइक थी, उसको फाइनेंस करता था। बट देखोगे आज के डेट में तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस लाइक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है NBFCs में। बट इंडसइंड बैंक को वो ग्रोथ नहीं मिल पाई। तो इसके पीछे का रीज़न है प्रमोटर्स, क्योंकि हिंदुजा ग्रुप एंड RBI के बीच पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो जो हिंदुजा ग्रुप के प्रमोटर्स थे उनको इंडसइंड बैंक में अपना स्टेक बढ़ाना था, बट RBI ने उनको बढ़ाने नहीं दिया। एंड उसके बाद भी इंडसइंड बैंक अच्छा ग्रो करा। जैसे 2007-8 के बाद इंडसइंड बैंक के चेयरमैन MD मुनीश अवस्थी जी बने थे। उनने बहुत अच्छा काम करा इंडसइंड बैंक में। इनका बहुत ही अच्छा लोन ग्रोथ हुआ, इनका बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ हुआ, ओवरऑल बैंक का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। उसके बाद भी अभी भी इंडसइंड बैंक का ग्रोथ अच्छा है, लाइक 15 to 20% के आसपास का इंडसइंड बैंक ग्रो करता है। एंड ओवरऑल बैंक का जो फंडामेंटल्स है वो अच्छा है। हम वैसे इसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे जो अपन सेकंड मैट्रिक्स देखे थे पहले, तो इसका प्राइस टू बुक 1.81% है। फॉर एग्जाम्पल SBI का प्राइस टू बुक 1.7% है, जिसका ग्रोथ लेस देन 15% है एंड लाइक इट इज़ PSU बैंक। बट इंडसइंड बैंक का प्राइस टू बुक 1.8% है आज की डेट में एंड HDFC का प्राइस टू बुक 2.7 to 3% है। एंड HDFC के जैसे ही इंडसइंड बैंक का भी ROA बराबर है एंड ROE भी अच्छा है। लाइक इंडसइंड बैंक एक अच्छा गुड फंडामेंटल स्टॉक है जिसका वैल्यूशन ही बहुत रिजनेबल है। इसका कारण यही है क्योंकि इसको हिंदुजा ग्रुप ओन करता है, तो ये जो इसका हैंगओवर है इसे निकल नहीं पा रहा है। बट जिस दिन ये इस हैंगओवर से निकलेगा उस दिन इसको एक अच्छा लाइक वैल्यूशन ग्रोथ भी मिलेगा। एंड ये जो 18% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है ये ईयर ऑन ईयर इन्वेस्टर्स को तो मिलेगा ही। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ से जो इसका वैल्यूशन वाइज है प्राइस टू बुक 1.8 का, उससे ये और कम होना तो बहुत ही मुश्किल है। लाइक वैल्यूशन वाइज तो और कम नहीं हो सकता है, बट
ये जो ईयर ऑन ईयर 18% के आसपास का ग्रोथ करेगा तो आपको मतलब डायरेक्टली 18% का रिटर्न तो मिलेगा ही। एंड इसका मान लो वैल्यूशन ग्रोथ भी हुआ तो आपको वो भी रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज़ वाई इंडसइंड बैंक इज़ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट राइट नाउ। बाकी आप प्राइवेट बैंक से कंपेयर करोगे या बाकी आप दूसरे स्टॉक से कंपेयर करोगे जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, वो सब कंपेरिजन में मेरे को इंडसइंड बैंक थोड़ा अंडर वैल्यूड लगता है। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।